अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इंतहाई दिलचस्प 1973 के आइन के बारे में हम बात करेंगे, जो कि पाकिस्तान का तीसरा आइन है और अभी तक नाफिज़ अल अमल है। सिलेबस में हम इसको देख लेते हैं कि ये किस जगह मौजूद है। सिलेबस में ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है, बाब सोम, और इसका टॉपिक नंबर 2 1973 के आइन का मुख्तसर तारुफ। इसको इंग्लिश में आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन या सैलिएंट फीचर्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी 1973 के आइन की नुमाया क्या खसूसियात क्या थी, ठीक है, नुमाया तारुफ क्या थी इसकी। क्योंकि आइन में शिक्के तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ मोटी मोटी शिक्के होती हैं जिनसे आए दिन वास्ता पड़ता रहता है। तो लेक्चर को शुरू करते हैं हम। सैलिएंट फीचर्स क्या थे 1973 के आइन के? ये कुछ मैंने एक वेबसाइट है lawwithshaheen.com, इसमें कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताए हुए हैं, जिसको अगर हम ओवरव्यू कर लेंगे तो यही चीज़ें मौजूद हैं 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंग्लैंड की तरह वो नहीं है कि सिर्फ ज़बानी हो। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, वफाकी सतह का है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मौजूद है, जैसे आपको पता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल का मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चरों में, कि जिसमें सेनेट और नेशनल असेंबली मिलकर पार्लियामेंट को बनाती है, बाई कैमरल इनको कहते हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें ज़्यादा तनाव नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, इंसानी हकूक़ का, जिनको हमने बहुत तफसीली पढ़ा है पिछले क्लासेस में। नेशनल लैंग्वेज है, और इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के शिक्के इसमें शामिल हैं। और फाइनली डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है इसके अंदर मौजूद है। इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। National Assembly of Pakistan unanimously approved the Constitution of 1973 on 10 April 1973. 2 days after, on April 12, 1973, the drafted Constitution received the assent of the President. It was proclaimed on August 14, 1973. It has some salient features of the 1973 Constitution of Pakistan, containing some Islamic features as well. अच्छा, ये ख्याल रहे कि ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये अयूब के दौर के बाद आया। इससे पहले जो दो कॉन्स्टिट्यूशन थे, 56 का और 62 का, उस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था। और अब चूंकि 73 में बांग्लादेश भी अलग हो चुका था और डिक्टेटरशिप भी ख़त्म हो गई थी, तो एक आइन की अशद ज़रूरत थी। और 73 के आइन की अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें बाकी दो आइन से, तो वो 56 के आइन से बहुत मुमासलत रखता है। भुट्टो साहब के दौर में ये आया था। और अगर इसकी हम थोड़ी बात करें तो क्यों 56 के आइन से मिलता है, क्योंकि 62 का जो आइन था वो सदारती नौयत का था, और उसमें ज़्यादातर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्योंकि मौजूद थी, अयूब खान एज ए प्रेसिडेंट मौजूद थे। और ये डेट आप लोग याद रखिएगा कि 14 अगस्त 1973 को ये नाफिज़ अमल हुआ। उससे पहले 73 के आइन को कंसिडर नहीं किया जाता। 14 अगस्त 1973। सैलिएंट फीचर्स जो हमने पॉइंट्स में पढ़े थे, उनके बारे में दो दो लाइनें लिखी हुई हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए बट अनलाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके। यूएसए के आइन की तरह और यूके के आइन के बरखिलाफ 73 का आइन जो है वो रिटन डॉक्यूमेंट है। इसमें कुल 280 आर्टिकल्स हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स जो होते हैं वो एंड में दिए जाते हैं। आइन के एंड में कुछ पेजेस होते हैं, जितने भी कवानीन होते हैं, एक्ट्स होते हैं, उसके एंड में कुछ शेड्यूल्स होते हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये कहता है कि इट इस्टेब्लिश अ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक यूनिट होगी और बाकी सूबे होंगे। आइन के हिसाब से पाकिस्तान के जो सूबे हैं वो 4 हैं, जिनमें पंजाब है, सिंध है, केपीके है और बलूचिस्तान है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, like the constitution of 56 but unlike the constitution of 62.
द कॉन्स्टिट्यूशन 73 प्रोवाइड्स पाकिस्तान विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें प्राइम मिनिस्टर होता है। In parliamentary form of government, maximum power are vested in the elected parliament, and the prime minister, being head of government, has many powers than the head of state. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावरफुल होता है। इसको आप उससे रिलेट भी कर सकते हैं कि जिस पे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट जो है वो मोर पावरफुल होता है। अभी तो हमारे यहाँ सिर्फ नुमाइशी से प्रेसिडेंट है। इसी तरह गवर्नर जनरल जो होते हैं वो भी नुमाइशी से होते हैं, सिर्फ साइन करने के लिए होते हैं। बाई कैबिनल लेजिस्लेचर है ये। 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नेशनल असेंबली और सेनेट, नेशनल असेंबली को लोअर हाउस ऐवान ज़ीरी और सेनेट को ऐवान बाला या अपर हाउस कहा जाता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है इन अ सेंस दैट इट रिक्वायर्स 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी बिल पास करने के लिए या इसमें तरमीम करने के लिए 2/3 अक्सरियत रिक्वायर्ड होती है। इसमें फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, जो हमने ह्यूमन राइट्स के कॉन्स्टेंट में पढ़ा था वही चीज़ें इसमें हैं। फंडामेंटल राइट्स में वही इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स बिफोर द लॉ, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन्स एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड अदर बिलोंगिंग्स, right to acquire, hold or dispose of the property in any part of Pakistan, freedom of speech, freedom of expression, freedom of association, religious freedom, right to adopt any lawful profession। अब इन सब लॉज को आप स्टडी कर लें और देख लेंगे कितना हमारे मुल्क में मौजूद है। नेशनल लैंग्वेज है, इसमें उर्दू को नेशनल लैंग्वेज का है। पिछले आइन जो 56 था उसमें बंगाली को भी कहा गया था। इस्लामिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो इस्लामी शिक्के हैं वो उसमें आइन कहता है कि इस्लाम इज़ द स्टेट रिलीजन। पाकिस्तान का नाम जो होगा वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। सॉवरेनिटी, ताकत सारी की सारी अल्लाह को बिलोंग होगी। और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए ज़रूरी है कि वो मुस्लिम हो। इवन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी मैंने कहीं पढ़ा था कि वो मुस्लिम होना ज़रूरी है। जज जो है सुप्रीम कोर्ट का वो नॉन मुस्लिम हो सकता है, और हमारी तारीख में 2-3 जजेस गुजरे जो नॉन मुस्लिम थे। जस्टिस भगवान दास बहुत मशहूर गुजरे हैं, जो बाद अज़ां फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन भी रहे। इस्लामाइजेशन ऑफ लॉज हैं, फेडरल शरीयत कोड भी मौजूद है जिसके बेस पे। डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है जिसमें अवाम डायरेक्ट अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके भेजती है पार्लियामेंट में। डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम is another salient feature of 1973 Constitution of Pakistan. The members of the National Assembly and Provisional Assemblies are selected through direct election. Conclusion क्या करता है ये? It concludes that the National Assembly approved the 1973 Constitution of Pakistan on April 10 and proclaimed on August 14, 1973. अच्छा, ये मैंने आप लोग को उसका एक ओवरलुक दे दिया। अब इस आइन का ओवरलुक एक विकीपीडिया के अंदर एक और पेज है जो कहलाता है सिंपल विकीपीडिया। क्योंकि विकीपीडिया यूजली लोग खोलते हैं तो उसमें बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स होते हैं, तो उसको आसान करने के लिए उन्होंने उसी चीज़ के नाम से एक सिंपल डॉट विकीपीडिया भी दिया है। जिस तरह ब्रिटानिका एक है ना, बहुत मशहूर इंसाइक्लोपीडिया है, उसमें चीज़ें बहुत इख्तसार के साथ होती हैं, तो इसी तरह इसमें भी है। इसमें भी कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं। ये मैं सारे पॉइंट्स दोबारा नहीं पढ़ूंगा, इसको आप लोग खुद पढ़ सकते हैं इसकी नुमाया खसूसियात क्या हैं। और अगर हम पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये डिटेल पे जा जाता है कि ये आइन कब क्रिएट हुआ और कब रेटिफाई हुआ, क्या क्या इसकी इसमें किस कितनी पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव की क्या हैं, जुडिशरी की क्या हैं, लेजिस्लेशन की क्या हैं। 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। अमेंडमेंट्स बड़ी दिलचस्प हैं। और हमारा आगे चौथा टॉपिक जो है वो सिलेबस में आएगा अमेंडमेंट्स के ऊपर, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स और अदलिया का भी रोल पढ़ेंगे। इसके अलावा सिलेबस में तो हमें सिर्फ 73 का आइन पढ़ना है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे 56 का, 62 का, या सिर्फ गूगल कर लेंगे क्या कंपैरिजन बिटवीन 56, 62 एंड 73 कॉन्स्टिट्यूशन, तो बहुत कुछ समझने को मिल जाएगा। इसमें पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल हिस्ट्री भी आप लोग समझ सकेंगे।
तरह देखें 73 के आइन की ज़रूरत ही इसीलिए पड़ी थी कि पाकिस्तान टोटल एक कह लें रीबर्थ हुआ था। आमरीत से निकला था, पहला मार्शल लॉ लगा था, बांग्लादेश से आज़ाद हो गया था और अब ज़रूरत थी। वैसे तो 56 का आइन तो आने के फ़ौरन बाद ही मुअत्तल हो गया 2 साल में, जब सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाया। फिर 62 का आया, रहना तो चाहिए था उसको, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैंने एक डिक्टेटरशिप के ज़रिए आया हूँ, एक मार्शल लॉ के ज़रिए आया हूँ। तो उसने भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसकी ज़रूरत नहीं थी उस वक्त देने की, क्योंकि वो अंडरस्टूड था कि वो चीज़ सिर्फ एक डिक्टेटर से एसोसिएट रह सकती है। तो ये अगर हम सिर्फ पेज में देख लें 56 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा, इसने बताया है कि ये अच्छा 56 की कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात है कि पाकिस्तान ताज बरतानिया के अंडर ही था, और मलका बरतानिया ने जब हलफ लेती थी तो वो उसको पाकिस्तान को अपने डोमिनियन में कंसिडर करती थी। और उसमें एक वीडियो भी मौजूद है जिसमें वो हलफ ले रही है, तो वो कह रही है कि मैं इन सब की मलका रहूँगी। और ये ओरिजिन में कह रहा है पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट इन 47 बट रिमेन ब्रिटिश डोमिनेंट लाइक कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया अंटिल 1956। इसके साइलेंट फीचर्स आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसमें भी इंक्लूड था। अच्छा, इसी तरह 62 का आइन है, उसके इस पेज के अंदर भी दिया हुआ है, अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ें। अच्छा, 70 में याया खान लाया था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप की एक चीज़ थी। इसी तरह मुशर्रफ के दौर में भी आया था LFO। तो ये भी आमरीत लेके आती है, मौतली तौर पर जब कॉन्स्टिट्यूशन को मुअत्तल कर दिया जाता है तो लीगल फ्रेम ऑर्डर लाया जाता है। ड्राफ्टिंग इसकी पढ़ सकते हैं हम लोग, किसने की थी, क्या हुआ था। और उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे वो थे फजले इलाही, भुट्टो के दौर में। और आप लोग को पता है कि बहुत थोड़ा अर्सा ये रहा और फिर फ़ौरन से मार्शल लॉ लग गया, ज़िया उल हक का दौर आ गया। तो वही बातें हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके कुछ पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, टोटल 12 पार्ट्स हैं। और हर पार्ट के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, जिसको इंटरेस्ट है वो इसको याद कर सकता है, अदरवाइज इट्स नॉट मैंडेटरी। पार्ट 1 के अंदर 6 आर्टिकल्स हैं, पार्ट 2 के अंदर 7 से 40 फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इसी में मौजूद है। इसी तरह 41 से 100 जो है वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में, सूबों के बारे में है। अच्छा, कुछ आइन आर्टिकल के बड़े इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 6 है जैसे गद्दारी का, आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, आर्टिकल 58 है जो प्रेसिडेंट की पावर के ऊपर है, 58(2) भी जिसे कहते हैं। अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स को हम डिटेल पढ़ेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा। तो आप लोगों ने इसके बस फीचर्स मालूम करने हैं। अगर ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इसको स्टडी करें तो आपने जो मेन मेन बातें मैंने इसमें बताई हैं जो एक पेज के अंदर, सिर्फ उसको स्टडी करना है। फर्दर मोर मैंने आप लोगों के साथ बुक शेयर की हुई है, उस बुक को भी आप स्टडी कर सकते हैं। इंग्लिश उर्दू दोनों में 1973 का आइन जिक्र है, हम लोग देख भी रहते हैं। ये आप लोगों से मैंने शेयर किया है। इसमें अगर आप देखें तो नंबर 8 पाकिस्तान में आइनी इर्तिका, पेज नंबर 60, इसको हम देख लेते हैं एक बार कि ये क्या क्या फीचर्स हैं। ये आ गया पेज 54। और ये कायदे आज़म के 14 नुकात, इसको भी बड़े अख्तिसार से इन्होंने पेश किया हुआ है, इतने छोटे थे नहीं है। और 59 एंड 60 पाकिस्तान में आइनी इर्तिका, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, इसमें भी 56 और 62 का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान बनने के बाद जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया या मुख्तलिफ रुकावटें आई उनको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुरादाद मकासद का जिक्र है इसमें, 56 का आइन है, तो आप लोगों ने डायरेक्ट 73 का आइन पढ़ना है। और इसकी खसूसियात इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि आज के लेक्चर में थोड़ा सा टाइम रह गया। जब मैं पार्ट भी करूँगा तो इसको एक बार फिर पढ़ लेंगे, क्योंकि बुक से आप लोगों ने पढ़ना है। तो इसकी जितनी शक्तियाँ उनको पढ़ लेंगे, उर्दू में भी पढ़ लेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे। इंग्लिश का भी देख लेते हैं, सिविक्स इन इंग्लिश। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान,
नंबर 10 पे। इसमें भी देख लेते हैं इन्होंने कितना बताया हुआ है। ये इसके पॉइंट्स है। फंडामेंटल राइट्स। तो आप लोगों का मेन इसमें जो है सिर्फ क्लक्स लेना है इसका, कि इसमें बताना क्या चाह रहा है आएंगे। बाकी आ, कोई इतनी ज़रूरत नहीं है कि इतना डिटेल में पढ़े इसको। चैप्टर 10, इसमें पेज नंबर जिक्र नहीं है ना, तो इसको ढूंढने में मुश्किल हो रही है। एनी हाउ इसको कंट्रोल F करके ढूंढते हैं। 1973 ये आ गया, ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, वही बातें हैं कि इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोविजनल ऑटोनॉमी है। अच्छा, प्रोविजनल ऑटोनॉमी को बहुत अहम आपने पढ़ना है। 18 अमेंडमेंट इससे मुंसलिक है। और बल्कि आप लोगों का आज का जो क्वेश्चन है वो भी इसके हवाले से। ये 18वीं तरमीम की बहुत बात की जा रही है। 18वीं तरमीम के बारे में कि मैं अच्छा, 18वीं तरमीम है क्या? जब मुशर्रफ का दौर ख़त्म हुआ तो 17 अमेंडमेंट का बहुत चर्चा था। उसमें मुशर्रफ ने अपने फ़ायदे के लिए बहुत तरमीम की थी। लेकिन जैसे ही डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई तो 18 अमेंडमेंट लाई गई। अच्छा, एक और बात ज़ेर गौर है कि अमेंडमेंट आती है तो सिर्फ एक, ज़रूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट की अमेंडमेंट आई हो, एक ही चीज़ है तो उसके अमेंडमेंट मल्टीपल आइन की चीज़ों को चेंज किया जा सकता है एक अमेंडमेंट के अंदर। तो 18 अमेंडमेंट के अंदर प्रोविजनल ऑटोनॉमी मेन है, जिसके ज़रिए एनएफसी अवार्ड्स भी दिए गए, तमाम सूबों को बराबर पैसा दिया गया। तो इसमें अब खबर यह आ रही है कि गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इससे खुश नहीं है और वो इसको ख़त्म करने का सोच रही है, जिसकी सबसे ज़्यादा जो शोर उठ रहा है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से उठ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये वाहिद सूबा है जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत नहीं है। वरना बलूचिस्तान में भी इनकी कोलेशन है, केपी के पंजाब में ये खुद बैठे हुए हैं। और उसका मेन रीज़न ये है कि प्रोविंस को जो पावर दी गई है उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन नहीं कर सकती है। जिस तरह पुलिस की अपॉइंटमेंट्स हो गई, आईजी लगाना, सरकारी तबादले, भर्तियाँ, तो उसमें वो लोग कह रहे हैं कि बहुत मिसयूज़ हो रहा है। तो आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? इसको हम पढ़ेंगे, अभी कंटिन्यू है हमारा लेक्चर, दोनों को हम इंग्लिश उर्दू दोनों में पढ़ेंगे। लेकिन आज के क्वेश्चन के हवाले से हमने जो साइलेंट फीचर्स भी पढ़ लिए हैं, जो क्वेश्चन है कि शुड 18 अमेंडमेंट है रिवोक्ड, कि क्या इसको ख़त्म होना चाहिए 18वीं तरमीम को। तो आप लोग पहले थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करें कि 18 अमेंडमेंट है क्या। फिर हम लोग जब तरमीम की बात करेंगे तो 18 अमेंडमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे भी। लेकिन आप लोग अपने इंसाइट्स दें, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि 18 अमेंडमेंट मुअत्तल होनी चाहिए या रहनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, कमेंट में आंसर करें।